नमस्कार आप सभी को। आज मौर्य साम्राज्य पर हम चर्चा करने वाले हैं और आज की क्लास में सबसे ज्यादा जितने भी कैरेक्टर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, कौटिल्य हो, मैगस्थनीज हो, सिकंदर हो, सेल्यूकस निकेटस हो, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को शुरू करते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें यह समझना होता है कि ये किस समय की बात हो रही है। तो पहले आप ये समझ लो कि ये किस समय की बात हो रही है। तो इतिहास अगर भारत का माना जाए, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर समझना कि आखिर हम कहां पर सीधे हम मौर्य काल पर आ रहे हैं। धैर्यपूर्वक सुनो। 2450 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का हमें प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हमें बहुत प्राउड फील होता है। काफी एडवांस, काफी टेक्नोलॉजिकल और काफी सारी चीजें सामाजिक राजनीतिक काफी अलग है और खासतौर से धार्मिक भी। इसके बाद 1700 ईसा पूर्व के बाद ये खत्म हो जाती है। बाढ़ इसका कारण बताया जाता है। इसके बाद लगभग 1600 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास समझना जरा, 1600 ईसा पूर्व, ये सारी ईसा पूर्व की घटना चल रही जो कि अपोजिट चलती हैं। 1600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक काल चालू हो जाता है। ईरान से आर्य आते हैं जो कि वर्ण व्यवस्था लाते हैं। ऋग्वैदिक काल चलता है 1000 ईसा पूर्व तक और फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चलता है। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे कर्मकांड आ जाते हैं, पूजा पाठ आ जाता है, जिससे ईश्वरवाद का उदय होता है। ईश्वरवाद के बाद 600 ईसा पूर्व के आसपास 62 संप्रदाय आ जाते हैं, जिसमें से जैन और बौद्ध धर्म बहुत ही प्रभावित हुए अलग अलग नियमों को लेकर। क्लियर है? क्योंकि जो लोग कर्मकांड नहीं चाहते हैं उनके लिए। आगे भारत 16 महाजनपदों में बढ़ जाता है और शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत एक घमंडी राजा से होती है, धनानंद, जो कि एक घमंडी राजा है और हमेशा धन के आनंद में रहता है। मगध की बात करें तो बिहार और बंगाल को मिलाकर मगध होता था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में पाटलिपुत्र को हम पटना कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहां पर ग्राफ में। ये राजा इतना घमंडी होता है कि एक ब्राह्मण इसके यहां आता है और उस समय मनोरंजन के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे। व्हाट्सएप जैसी कोई भी चीज नहीं चलती थी, यूट्यूब होने की सवाल ही नहीं होता। क्लियर है? तो उस समय मनोरंजन के लिए कभी नृत्य की वगैरह बुलाते थे और कभी राजा का गुणगान करते थे। लेकिन ये ब्राह्मण मगध के विस्तार पर चर्चा करता है कि आप मगध तक मत रुको, अब अपना विस्तार करो, जो कि धनानंद को बहुत ही बुरी लगती है। धनानंद कड़े शब्दों में कहता है कि आप अपनी चोटी संभालो, आपका काम ब्राह्मण है, आप अपनी केवल चोटी संभालो। और उसी चोटी के बल पर उसे बाहर धक्के मार के भगा देता है, जिससे उस ब्राह्मण की चोटी खुल जाती है। ये ब्राह्मण शपथ लेता है कि अब आपका मगध साम्राज्य मैं खत्म करके रहूंगा। और ये मगध साम्राज्य खत्म करने के लिए वह यह भी कहता है कि अब मैं ये चोटी नहीं बांधूंगा। ये ब्राह्मण और कोई नहीं था, उसे आप कई नामों से जानते हैं, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या बहुत ही फेमस नाम है जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नीति आपने हमेशा सुनी होगी। ये बाहर निकलता है और सर्च करना चाहता है और ये कोई साधारण से बच्चे को राजा बनाना चाहता है। एक चंदू नाम का बच्चा वहीं पे खेल रहा होता है। चंदू नाम के बच्चे में देखता है कि लीडरशिप के गुण काफी ज्यादा है और चंदू से पूछता है यह ब्राह्मण कि क्या आप राजा बनना चाहते हैं। चंदू को उस समय राजा का मतलब नहीं पता था, वो हामी भर देता है और यहां से उसकी शिक्षा दीक्षा चालू हो जाती है। कौटिल्य सबसे पहले मगध को ही जीतना चाहते थे, इसलिए साल 322 ईसा पूर्व वहां पर गृह युद्ध छिड़ जाता है। ध्यान रखें, जो मगध पहला युद्ध जीता था वह गृह युद्ध के कारण जीता था। उसको भी समझो क्यों। कौटिल्य सीधे नहीं लड़े, ना ही उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा, उन्होंने गुप्तचर भेजे और जिसके कारण गुप्तचरों ने आपस में लड़ाई करवाई और जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा गृह युद्ध छिड़ गया। बाद में धनानंद को एहसास हो गया गलती का और इसके बाद धनानंद राजपाट छोड़कर जंगलों में चले गए।
इसके बाद धनानंद का क्या हुआ ये इतिहास में जानकारी नहीं मिलती है। आगे यहां पर तो 322 ईसा पूर्व जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी ताजपोशी होती है और साम्राज्य बन जाते हैं। इतनी मुझे आपको उम्मीद है कि कहानी आ गई हो समझ में। मगध पर जैसे ही कब्जा होता है तो आपको पता है कि लड़ाई का कारण क्या था। तो चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है वो चाणक्य हैं और चाणक्य कहते हैं कि अब तुम्हें राज्य विस्तार करना है, तो ये पश्चिम में उज्जैन पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ ये पूरा प्रसार इतना भाग जो है ऊपर से लेके नीचे तक ये मौर्य साम्राज्य में आ जाता है। छोटा कुछ एक छोटा है जो कि नहीं आ पाता है, बाकी सारा का सारा मौर्य साम्राज्य कहलाने लगता है। जिस समय भारत में यह घटना हो रही होती है उसी समय विश्व में कुछ और घटना घटित हो रही होती है जिसका नाम है सिकंदर। जी हां, सिकंदर जो जीता वही सिकंदर, विश्व विजेता भारत की तरफ भी नजर रखता है। आपको एक तथ्य हमेशा याद रखना है कि सिकंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको नहीं जीत पाया था, बाकी सारे देश उसने जीत लिए थे। अब जरा समझो सिकंदर भारत कैसे आया। आप ये बात समझना कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर समुद्र है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। यहां पर अच्छा खासा हिमालय है तो यहां पर भी कोई भी उस समय का व्यक्ति हिमालय पार करने की नहीं सोचेगा। भारत में आने के प्राचीन काल से दो रास्ते रहे हैं, एक तो पाकिस्तान के रास्ते, दूसरे अफगान के रास्ते। तो इसी रास्ते से आपको पता है आर्य आए थे और इसी रास्ते से जो है सिकंदर आ रहा है। सिकंदर पाकिस्तान पर कब्जा कर चुका है, वर्तमान पाकिस्तान पर, और उस समय काबुल, कंधार, हेरात, मकरान कहा जाता था इसको जो बटा था, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान कहलाता है। सिकंदर की सेना जो है सिंधु घाटी नदी के यहां पर रुक जाती है। उसकी कहानी भी सुनो, बहुत ही मजा आएगा। एक्चुअल में कौटिल्य जो विष्णुगुप्त हैं वो चोरी छिपे सिकंदर की सेना में शामिल हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ब्राह्मणवाद फैलाते हैं। कैसे जरा समझना। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि सिकंदर से कई ऐसी किंवदंतियां चला दी जिससे लोगों में अंदर से डिमोटिवेट हो जाए। अब जरा समझना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सिकंदर से एक उन्होंने बात ये कह दी कि ये जो झंडा है ना आपका, वो आपका विजय प्रतीक है। जिस दिन ये झंडा गिर जाएगा, झुक जाएगा, जल जाएगा, उस दिन आप समझ लो युद्ध नहीं जीत पाओगे। क्लियर है। ये सारी सेना में एक भ्रांति फैल जाती है और एकाएक कौटिल्य उस झंडे को जला देते हैं, जिससे पूरी सेना का और सिकंदर का भी मोरल डाउन हो जाता है और सिकंदर की सेना सिंधु घाटी नदी के आगे रुक जाती है और इसको पार करने से मना कर देती है। यहां एंट्री होती है सेल्यूकड निकेटस की। सेल्यूकड निकेटस सिकंदर का सेनापति है। वह कौटिल्य की यह चालाकी समझता है। वह यह तर्क भी लगाता है कि जब कौटिल्य सिंधु घाटी नदी को पार कर सकते हैं तो हमारी सेना क्यों नहीं। तो यहां पर सेल्यूकड निकेटस बिना सिकंदर को छोड़कर युद्ध करने का प्लान करते हैं और सिकंदर भी अनुमति दे देते हैं। लेकिन आपको पता है सेल्यूकड निकेटस के पास डीमोटिवेटेड सेना होती है। परिणाम स्वरूप, और वही चंद्रगुप्त मौर्य, कल्पना करो यदि सिकंदर आ रहा होता तो डीमोटिवेटेड कौन होते, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इस समय डीमोटिवेटेड कौन है, इस समय डीमोटिवेटेड है सेल्यूकड निकेटस की सेना। सेल्यूकड निकेटस जैसे तैसे कुछ एक सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध में उनकी हार की कगार आ जाती है। जैसे ही चंद्रगुप्त उनको बंदी बनाने को होते हैं, यहां पर एंट्री होती है उनकी लड़की कर्णिया की। कर्णिया जो कि बेहद खूबसूरत है और यहां पर युद्ध को रोकने के साथ वो शर्त रख देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि यदि आप अपने पिता को बचाना चाहते हैं तो आपको मुझसे विवाह करना होगा। यहां पर भी कुछ एक तथ्य खड़े हो जाते हैं। तो ये पहले तरह का अंतरराष्ट्रीय विवाह था। यह पहले तरह का विवाह था जिसमें दुश्मन की लड़की से किसी ने विवाह किया था। आगे समझो, 3 तथ्य यहां से निकलेंगे। जैसे ही विवाह होता है तो विवाह के साथ उसको डर होता है कि कहीं ये हमारी लड़की को परेशान ना करे, क्योंकि आप जानते हो किसी भी युद्ध का लक्ष्य होता है जमीन कब्जा करना। यदि कोई भी, अब समझना जरा, करंट अफेयर से रिलेट करते हैं। यदि आप कोई भी युद्ध जीतते हो तो आपको बदले में सेना या दूसरा देश आपको जमीन देता है। ये अभी भी परंपरा है।
है ना। कई बार हमें पीओके मिला है लेकिन हमने पीओके लिया नहीं है। पाकिस्तान से हम चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि हमने युद्ध जीता था, इसको समझो। क्लियर है? तो इस कारण से वो पीओके चला गया। चाइना से भी जब हम हारे थे तो हमने भी बहुत सारी जमीन चाइना को देना होती, तो कोई भी युद्ध विराम इसी पर रुकता है। कहानी पर लौटते हैं। उसे पता होता है कि ये युद्ध करने आया था और मेरी लड़की से विवाह कर रहा है, उसे डर होता है, तो बदले में वो कांधार, काबुल, हेरात, मकरान उसे दहेज स्वरूप देते हैं। तो ये भी एक तीसरा प्रमाण है कि ये पहला विवाद था जिसमें दहेज स्पष्टतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना बढ़ा दिया गया था। आगे बाद में जब कौंडिन्य इनको बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि मेरे पिता ने डरवश आपको ये 4 राज्य दिए थे, तो राज्य तो वापस नहीं करते, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इसके बदले में 500 सैनिक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर सेल्यूकड निकेटस को देते हैं। और ये इतिहासकार हैं प्लूटार्क ने कहा है कि 500 सैनिक नहीं, सॉरी माफ कीजिए, 500 हाथी, कल्पना कर सकते हैं 500 हाथी सेना के लिए देते हैं। हाथी उस समय काफी इंपॉर्टेंट होता था, है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जब ये कौंडिन्य से विवाह करते हैं तो इनकी नजर एक व्यक्ति पे पड़ती है जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, लेखक है और बहुत सारी जानकारी चाहता है। क्योंकि अब ये दामाद बन चुके हैं तो सीधा सीधा कहते हैं सेल्यूकड निकेटस से सीधा सीधा कहते हैं कि मेगास्थनीज मुझे दहेज में चाहिए। तो मेगास्थनीज जो है वो दहेज में आए हुए व्यक्ति हैं जो कि सेल्यूकड निकेटस के कवि थे, एडवाइजर थे और उनको एडवाइस भी करते थे। अब तो मेगास्थनीज बाद में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। ध्यान रखें इंडिका जो लिखी है ये मेगास्थनीज ने लिखी है और मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकड निकेटस के कवि हैं, ठीक है। और इसमें ही बहुत सारी चीजें मौर्य साम्राज्य की बताई गई है। जो भी ये कहानी चल रही है या जो भी इतिहास मिला है वो मेगास्थनीज के द्वारा ही दिया गया है। एक और किताब है यहां पर अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है वह लिखी है आपके कौटिल्य साहब ने, कौटिल्य विश्वरूप चाणक्य ने। और इसमें पूछा जाता है अर्थशास्त्र में काय का वर्णन है, तो ध्यान रखना अर्थशास्त्र में कोई अर्थ का वर्णन नहीं है, अर्थशास्त्र में वर्णन है राजनीति का। क्लियर है? राजनीति का। उम्मीद है आपको ये सारी कहानी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आखिर चंद्रगुप्त मौर्य का अंत में क्या हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि इस समय ईश्वरवाद फैल रहा है, तो उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और भद्रबाहु के साथ वो जिस स्थान पर गए वह स्थान है काफी महत्वपूर्ण, वह स्थान है जो कि इस समय जैन धर्म के चारों तीर्थ जैसे प्रमुख होते हैं उसी तरह का है। तो कर्नाटक के वेनगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। ये कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। इस कहानी को लेकर यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। अगर ये आपको अच्छी लगी हो कहानी तो इसको भी कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। हम लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहें। धन्यवाद।